ज़मीनों में ऑर्गेनिक मादे पैदा करने, नामियाती मादों की मिकदार में इजाफा करने के हवाले से नामियाती मादा जो है ये ज़मीन के अंदर अगर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 5%, अगर ये उसको पूरा कर लें, अपनी ज़मीनों के अंदर खादों की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बायोटा की अफजाइश का अमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म है की अफजाइश का अमल जब अगर शुरू हो जाए, उन ज़मीनों के अंदर खादों का इस्तेमाल जो है ना वो मिनिमाइज ही हो जाता है, बल्कि एक स्टेज ऐसी आती है तो इसका इस्तेमाल सिफर हो जाता है। आप ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को मुस्तकिल बुनियादों पर मेंटेन रखने के लिए कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें, तो किसी साइंटिस्ट के पास आज ये सोल्यूशन नहीं होगा। ज़मीन को वो किस चीज़ से डांपे? 6 इंच के बाद या 8 इंच के बाद या 12, 16, 18 इंच के बाद वो ज़मीन नीचे कम्पैक्ट हो जाती है, सख्त हो जाती है। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक फसलों की बात हो रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि ऐसी फसलें काश्त की जाए जो ऑर्गेनिक हो और उनकी पैदावार जो है अजनास है, चाहे वो अजनास हो या फ्रूट हो, वो ऑर्गेनिक बुनियादों पर तैयार किए गए हों ताकि उसको मद्देनज़र रखते हुए इंसानी सेहत का ख्याल रखा जाए। तो इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली साहब, जो हमारे काश्तकार भाइयों को ज़मीनों में ऑर्गेनिक मादे पैदा करने, नामियाती मादों की तादाद में इजाफा करने, नामियाती मादों की मिकदार में इजाफा करने के हवाले से कंसल्टेंसी फ्राहम करते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका ये जो ऑर्गेनिक मादों को में इजाफा के हवाले से काश्तकारों को रहनुमाई करने का क्या अंदाज़ है और इसके हवाले से हमारे काश्तकारों में क्या रुझान है। अस्सलाम वालेकुम। नामियाती मादा जो है ये ज़मीन के अंदर अगर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 5%, अगर ये उसको पूरा कर लें, हमें अपनी ज़मीनों के अंदर खादों की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, बल्कि इसकी वजह से ज़मीन के अंदर बायोटा जो है या कहते हैं कि हमारे जो कुदरती ज़ेर ज़मीन हयातियात हैं वो इतनी वाफर मिकदार में मौजूद हो जाती हैं कि वो जो सस्टेनेबल फार्म के अंदर जो हमारे मिनरल्स, वो जो हमारे फर्टिलाइज़र, जो मादनियात ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, वो उसको सस्टेनेबल फार्म से कन्वर्ट करके उसको अवेलेबल फार्म में कन्वर्ट करती हैं। जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर जो है ज़ेर ज़मीन एहतियात का जो अफजाइश का अमल है वो शुरू हो जाता है, और जहाँ ज़ेर ज़मीन जो है बायोटा की अफजाइश का अमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी अफजाइश का अमल जब अगर शुरू हो जाए तो उस ज़मीन पर, उन ज़मीनों के अंदर खादों का इस्तेमाल जो है ना वो मिनिमाइज ही हो जाता है, बल्कि एक स्टेज ऐसी आती है कि इसका इस्तेमाल सिफर हो जाता है। नहीं तो इसका क्या तरीका आता है ज़मीनों में जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी मिकदार को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क का जो कहते हैं कि जो वेदर कंडीशन है, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं, मौसमी तगय्युरात हैं, वो बड़ी तेज़ी से कहते हैं कि किसानों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में मुकाबला करने के लिए जब तक हम अपनी ज़मीन को रिवाइव नहीं करेंगे, जब हम तक हमारी ज़मीन को कुदरती सिस्टम की तरफ लेकर नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी ज़मीनों को इकोसिस्टम की तरफ लेकर नहीं आएंगे, हम इन कुदरती आबाद का, मौसमी तगय्युरात का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बताएं कि ये नामियाती मादे हैं, ये जो कुदरती तौर पर ज़मीन में मौजूद होते हैं, अगर वो ख़त्म हो रहे हैं और वो तो उसकी क्या वजह है? ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटा है, जो इकोसिस्टम हमारा तबाह हो रहा है, जो नेचुरल सिस्टम हमारा तबाह हो रहा है, उसकी बेसिक वजह है उसकी खादों का बेतरीका इस्तेमाल है और पेस्टिसाइड का बेतरीका इस्तेमाल है। इसकी वजह से माहौल आलूदा हो रहा है, ज़ेर ज़मीन जो हयातियात थी, क्योंकि जब हम वीडिसाइड या फंजीसाइड कोई भी इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पेस्टिसाइड ज़मीन के अंदर फ्लड करते हैं, तो उसकी वजह से ज़ेर ज़मीन जो हयातियात हैं, जो केचुए हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो किसान दोस्त कीड़े हैं, वो सारे तबाह हो जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं जिस तरह गोली जो है किसी की तफरीक नहीं रखती,
चाहे वो अमीर है, जो गरीब है, चाहे छोटा है बड़ा है, वो अपना काम करती है। इसी जो पेस्टिसाइड का अमल भी इसी तरह है कि जब ये ज़मीन के हम फ्लड करते हैं तो हम ये सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बतदरीज जो है मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये बताएं कि जब आप हमारे काश्तकारों के पास जाते हैं तो उनको क्या एडवाइस करते हैं, क्या रहनुमाई देते हैं कि वो किस तरह अपनी ज़मीनों में नामियाती मादों का इजाफा करें? देखिए, इस वक्त मौजूदा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमारी चल रही है, जिससे हम कहते हैं कि कन्वेंशनल मेथड में यार जो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चल रही है, इसमें बहुत सारी कहते हैं इस्लाहात की ज़रूरत है। क्योंकि आप जितने में वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, 60 की दिहाई में फर्टिलाइज़र आई है, यूरिया आया, DAP आई है, इसके बाद पोटाशियम आ गई है। शुरू में कहते हैं कि हम आज से 15-20 साल पहले चले जाएँ तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 13 थे तकरीबन, अभी उसकी तादाद 30 तक बढ़ चुकी है। तो ये बात साइंस साबित कर चुकी है कि अभी तक जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अभी तक सही तरह डिस्कवर नहीं हुए। उसकी वजह से फसलों के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आती है। जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जब आती है, उसकी वजह से पेस्ट अटैक ज़्यादा आता है और फसलों को कहते हैं कि फसलें पूरी तरह इसका मौसमी हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। पेस्टिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो क्योंकि एक लिमिटेड तादाद के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फसलों को, और वो कहते हैं सस्टेनेबल फार्म में होते हैं और अवेलेबल फार्म के अंदर नहीं होते, जिसकी वजह से फसलें जो है सही तरह वो हमारी कहते हैं पनप नहीं सकती, सेहत या कहते हैं कि सेहतमंद नहीं होती है, उनमें इम्यून सिस्टम उसका डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। किसान का जो हैवी बजट जो है एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने की वजह से ज़ाया हो जाता है, और जब फसल तैयार होकर आती है तो नतीजा ये होता है कि फार्मर खाली हो जाता है, और जितने भी एग्रीकल्चर इनपुट्स फराहम करने वाले इदारे हैं सब आगे अपने अपने हिस्से ले जाते हैं, आगे वो एंड पे एग्जाम खाली हो जाता है। तो ये बताएं कि ये जो ज़मीन में नामियाती मादों का इजाफा करते हैं, इसके लिए भी हमें कोई मसनूई इमदाद लेनी पड़ती है, कोई मसनूई तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ता है, या कुदरती तौर पर कोई ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से नामियाती मादों में इजाफा हो जाता है? देखिए, इस वक्त जब तक ज़मीन में हम गहरा हल चलाना बंद नहीं करेंगे उस वक्त ऑर्गेनिक मैटर बढ़ नहीं सकता है। आप देखिए कि आज के किसी भी साइंटिस्ट से आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को मुस्तकिल बुनियादों पर मेंटेन रखने के लिए कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें, तो किसी साइंटिस्ट के पास आज ये सोल्यूशन नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब तक हल चलता रहेगा, पानी ज़मीन में डूबती रहेगी, और ज़मीन का टेम्परेचर जो है जब तक मॉडरेट नहीं होगा तो उस वक्त ऑर्गेनिक मैटर जो है ज़मीन के अंदर मेंटेन नहीं हो सकता। अब ऑर्गेनिक मैटर को मेंटेन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ज़मीन के अंदर बार बार हल चलाना बंद कर दें इसको, और ज़मीन को डूबने से, पानी में डूबने से बचाएं, और ज़मीन को आप ढाँप कर रखें। ये 3 हल इसके हैं। ये 3 अगर बेसिक डिसिप्लिन पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसके आपके बेनिफिट इसलिए ज़्यादा मिलेंगे कि आपका कुछ अरसे बाद सिस्टम सारा रिवाइव हो जाएगा। इको सिस्टम पे सारा रिवाइव होने के बायस जब सिस्टम आपका रिवाइव हो जाएगा तो बतदरीज आपकी ज़मीन जो है बहाव होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से बायोटा जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी प्रोपोगेशन का अमल शुरू हो जाएगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए की प्रोपोगेशन के लिए, बायोटा की प्रोपोगेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ज़मीन का टेम्परेचर मॉडरेट होना ज़रूरी है। नहीं, ये बताएं कि ज़मीन को वो किस चीज़ से ढांपें कि वो ज़मीन को वो ढांप भी सके और ज़मीन में नामियाती मादे भी पैदा हो जाए? देखिए, प्लांट रेजिड्यू जो है, फसलों की बाकियात, आजकल जिस तरह मतलब कि इंटरनेशनल सतह के तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप फसलों की बाकियात को ना जलाएं, तो हमारा फार्मर जो है मतलब कि लेबर बचाने के चक्कर में फसलों को आग लगा देता है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म अपने ऊपर करता है। इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है काफ़ी हद तक। लेकिन ये कि इसका हल यही है कि जो प्लांट रेजिड्यू है, जो फसलों की बाकियात है, उसको रोटावेटर करके ज़मीन के अंदर उसको हल करने की कोशिश करें। इसके साथ डिकम्पोजर, वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करें ताकि वो ज़मीन का हिस्सा बन जाए। ये एक आर्जी हल है। मैं आपको मुस्तकिल हल की तरफ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मुस्तकिल बुनियादों पर ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को मेंटेन किस तरह कर सकते हैं। देखिए, आज के एग्रीकल्चर साइंस यही कहती है कि आप जंतर काश्त कर रहे हैं, आज गवारा काश्त कर रहे हैं, आप ये फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं, उसके अंदर रोटावेटर करते हैं। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, क्योंकि एक फसल के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल यूटिलाइज हो जाता है या बतदरीज कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। एक फसल तो आप अच्छी ले लेंगे, लेकिन इसके बाद जब फर्दर जो क्रॉप आएंगे तो उसमें आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए यही हाल है कि ज़मीन को, मैं आपको ज़मीन की तैयारी करने का तरीका बताता हूँ कि ज़मीन अगर आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 1, 2, 3 फसलों बाद जाके आपकी ज़मीन पूरी कहते हैं कि ज़मीन का सिस्टम है वो पूरी तरह रिवाइव हो जाएगा,
और इसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहुत हद तक इसकी रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। और एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी कि इंशाल्लाह ताला आपका पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ज़ीरो हो जाएगा। तो इस हवाले से हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनको बताएं कि वो किस तरह तरीक़ाकार इख्तियार करें ज़मीन की काश्त का, कि ये कुदरती तौर पर जो इकोसिस्टम है ये बहाल हो जाए और तीन मादे भी कुदरती तौर पर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाए। देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क में आलम यही है कि जो जितनी भी लेटेस्ट मशीनरी आ रही हैं, जो हैवी इक्विपमेंट हैवी मशीनरी ज़मीन के ऊपर चलती है, रोटावेटर चलता है, ट्रैक्टर चलता है, हल चलते हैं, ये ज़मीन को कम्पैक्ट कर रही हैं, ज़मीन को जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको सख्त कर रही हैं, जिसकी वजह से अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ज़मीन के अंदर प्रोपोगेट हो जाता है। अनएरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो सांस नहीं लेता होता, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसान फ्रेंडली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब इसकी रीज़न ये है कि जब 6 इंच का ऊपर जो ज़मीन के ऊपर 6 इंच का जो हल चलता है या रोटावेटर चलता है, तो उससे 6 इंच की ज़मीन को जो है ऊपर वाली सतह को सिर्फ नरम करता है। 6 इंच के बाद या 8 इंच के बाद या 12, 16, 18 इंच के बाद वो ज़मीन नीचे कम्पैक्ट हो जाती है, सख्त हो जाती है। जब ज़मीन कम्पैक्ट हो जाती है, सख्त हो जाती है, इसकी वजह से बहुत सारी तबाहियाँ आती हैं। उस तबाहियाँ आने की वजह से होता ये है कि जो अनारोबिक बैक्टीरिया वो प्रोपोगेट हुआ होता है और वो उनको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको उनकी तादाद कम हुई होती है, उसको सही तरीके से काम करने नहीं देता, और इसकी वजह से रूट्स जो है वो ज़्यादा देर तक गहरी डेवलप नहीं होती। जब रूट्स गहरी डेवलप नहीं होंगे तो फर्स्ट सोलर का जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता। इसकी वजह से फसलें शानदार नहीं होती, फसलें सेहतमंद नहीं होती, इसकी वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आती है और फर्टिलाइजर आपको इस्तेमाल करनी पड़ जाती है और पेस्टिसाइड कसरत से इस्तेमाल करनी पड़ जाती है, माहौल में आलूदगी होती है। तो इसकी नतीजे में जो क्रॉप हमारे पास जो तैयार होती है उसके अंदर भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आती है। नतीजा ये होता है कि इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है उसको न्यूट्रिशन पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं होती और वो इंसान खुराक भी अच्छी खाता है, पैसे भी अच्छे खर्च करता है, बड़े बड़े स्टोर पर जाता है, बड़े बड़े कहते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड के स्टोर है उन पर जाता है, वहाँ से खुराक परचेज से लेकर आता है, साथ दवाइयाँ भी खा रहा होता है, लेकिन साथ खुराक भी खा रहा होता है। उसका नतीजा ये होता है कि जब तक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी फूड के अंदर मौजूद होगी उस वक्त ना खुराक असर करेगी ना इंसान को सेहत मिल सकती है। तो मैं बात ये कर रहा था कि ज़मीन के अंदर आपने क्या हल चलाना है, हर हल चलाने के बाद आपको उसको अपना वाटर वॉश करना है। वाटर वॉश करने के बाद आपने जब ज़मीन नमी में आ जाए तो आपने उसको अच्छी तरह हल चला 2-3 हल चलाकर उसको ज़मीन को मज़ीद नरम करना है और इसके ऊपर रोटावेटर बना के आपने उसके अंदर अपने बेड सिस्टम को आपने इसको प्रमोट करना है। जब बेड सिस्टम को आपने इसलिए प्रमोट करना है कि आपने जो भी फसल काश्त करनी है नेक्स्ट टाइम आपने बेड के ऊपर काश्त करनी है। इसमें बेहतर जो मेरी सजेशन है ये है कि आपके ट्रैक्टर के जो दो बड़े पहिए होते हैं उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो 42 इंच का होता है। तो आपने जो फरोज बनाना है, जो वाटर चैनल बनाने हैं, जो बेड बनाना है, उसके जो बेड का जो फासला हो वो 42 इंच का हो, यानी कि 42 इंच चौड़े आपने बेड बनाने हैं। नेक्स्ट टाइम जो आपकी जो ट्रैक्टर चले वो जो 2 आपने वाटर चैनल बनाए हैं उनके अंदर 2 वाटर चैनल में वो ट्रैक्टर चले, वो बेड ट्रैक्टर जो है वो बेड के ऊपर ना चढ़े। तो इसी तरह जो कंपैक्शन होगी तो वो सिर्फ वाटर चैनल के ऊपर होगी। उसका नतीजा ये होगा जो वीड्स हमारी जड़ी बूटियाँ उगती हैं वो कंपैक्शन होने की वजह से वहाँ जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी और ये है कि फिर जो ऊपर वाला जो बेड वो नरम रहेगा। उस बेड को आपने तकरीबन 3 इंच जो मोटी आपने इसके ऊपर मल्च करनी है। मल्च का जो मटेरियल है प्लांट रेजिड्यू, फसलों की बाकियात, मकई की बाकियात, धान की बाकियात, तोड़ी या फसलों की बाकियात या कोई भी ऐसी जो अशिया जो मतलब है कि गल सड़ जाए वो आपने 3 इंच मोटी लेयर उसके ऊपर बिछानी है आपने। जब 3 इंच लेयर उसके ऊपर बिछ जाएगी तो ज़मीन का टेम्परेचर मॉडरेट होना शुरू हो जाएगा। उसका ये होगा, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब एयर टेम्परेचर खुदा ना खास्ता अगर 50, 50 या 55 तक पहुंच गया है, जब आप कोई अपना इसको एयर टेम्परेचर गन को आप ऊपर रखेंगे, जो मल्च के ऊपर जो टेम्परेचर होगा वो 35 के करीब होगा और मल्च के नीचे जो टेम्परेचर होगा अंडर 30 होगा। ये गर्मियों की बात कर रहा हूँ। और सर्दियों में टेम्परेचर इस तरह होगा कि आप जब टेम्परेचर आपका कहते कम अज़ कम 0 पे पहुँच गया या -1 पे पहुँच गया तो ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो मिनिमम 15 होगा। तो सख्त गर्मियों में इसका टेम्परेचर 35 क्रॉस नहीं करेगा, सख्त सर्दियों में इसका टेम्परेचर 15 से नीचे नहीं जाएगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए टेम्परेचर मॉडरेट होता है। और इसी में ये बताएं कि ये जो ज़मीन हमने इस तरह तैयार कर ली, हमने वो उसके जो फरोज वगैरह बना लिए, तो इस तरह से तैयार की जो ज़मीन है ये कितने अरसे तक ये तैयार रहेगी और फिर हम उस पर काश्त करते रहेंगे? देखो, इसमें सिस्टम ये है कि इसमें मशीनरी को डेवलप करना वक्त की ज़रूरत है। इस सिलसिले में कुछ कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसका उन्होंने यही किया है कि इसका फ़ायदा क्या होगा
आपने फ़र्ज़ किया आपने गंदम काश्त किया है, आपने 15 अप्रैल को गंदम हार्वेस्ट किया, 16 अप्रैल को बगैर हल चलाए आप मकई कहते हैं मकई काश्त करना, जो भी फसल आप काश्त करना चाहते हैं या कॉटन काश्त करना चाहते हैं तो बगैर हल चलाए उसमें आप कॉटन को काश्त कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये बताता हूँ मैं आपको कि देखिए मल्च मौजूद है, आपको मॉइस्चर ज़मीन के अंदर मौजूद है, ज़मीन अंदर से नरम है। हल चलाने का मकसद ये होता है कि ज़मीन को नरम करना, पानी लगाने का मकसद ये होता है कि ज़मीन को पानी को मॉइस्चराइज करना होता है। जब दो चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर ज़मीन के अंदर मौजूद होंगी तो फिर आपको किसी भी किस्म का इक्विपमेंट चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। नाजरीन, आपने ज़मीनों में नामियाती मादा पैदा करने के हवाले से मोहम्मद अली साहब की बातें सुनी। नो डाउट इस वक्त पूरी दुनिया अपनी जो अजनास है उनको नामियाती मादों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है और कुदरती तौर पर ज़मीनों की जरखेज़ी जैसे खादों का इस्तेमाल और ज़राअत का इस्तेमाल से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो लामाला हमारे काश्तकारों की न सिर्फ प्रोड्यूस अच्छी होगी बल्कि उनके जो पैदावारी लागत है वो भी कम होगी। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।